नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज के खास कार्यक्रम जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि एक जिले में अप्रैल 3, 2024 से शुरू हुआ ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक्सीडेंट में कुछ मरीज पहुंचते हैं तो वहां पर जो तस्वीरें होती हैं वो बताती हैं कि सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से हैं। वहां पर मरीज को जब फर्श पे लेटा दिया जाता है और ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, बहुत बड़ी कार्रवाई की बात की जाती है। इसी सीतापुर जिले में कई बार बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री छापा मार चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं कि जहां एक और सरकार जहां एक और सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को खूब अच्छा करने की सोच रही है, वहां पर जो अधिकारी हैं जिले में वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का बट्टा लगा रहे हैं। अस्पताल समय से ना पहुंचना, पानी ना मिलना, अस्पताल में गंदगी रहना, और तो और जब बेड की बात करें तो तीमारदारों से मारपीट करना। सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखिए कि सीतापुर में एक मरीज को स्ट्रेचर ही नहीं मिला, किस तरीके से वो अपने मरीज को गोदी में बैठा के ले जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक बूढ़े मरीज को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं तीमारदार। ओपीडियां भरी हैं, इमरजेंसियां भरी हुई हैं। चलिए, एक तस्वीर होती है, 3-4 दिन से लगातार एक ही अस्पताल की वीडियो आना। अंधेरे में तीमारदार बता रहा है कि मोबाइल की बत्ती जला दी है, तब कहीं मरीज को कुछ दिख रहा है। तस्वीरें देखिए। लावारिस में कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए सर, भाई लोग देखिए, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये देखिए, इसमें कोई लाइट भी नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं है। ये देखिए, मेरी अपने मोबाइल की लाइट जला रहे हैं। ये देखिए, सब तड़प रहे हैं। ये देखिए, मेरा भाई पड़ा हुआ है यहाँ, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। जिला सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ का ये हाल है। ना कोई लाइट है, ना कुछ नहीं है इस कमरे में। यहाँ सब देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। हम के परिजन हैं, इनको कह रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट करिए, कहे नहीं, इतने खन नहीं शिफ्ट करेंगे, कल लाना। हमारे भाई की तबीयत ज़्यादा सीरियस है। भैया उठो, उठो। और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक तीमारदार
से मारपीट की जा रही है। सिर्फ बेड को लेकर उसने बातचीत की थी। तस्वीरें देखिए। ये देखिए किस तरीके से मारपीट हो रही है, मरीजों का भी ख्याल नहीं है। और चलिए, ये तो इस पे कह दिया जाएगा कि भाई चलिए तो किसी बात को लेकर हो गया होगा, लाइट कट गई होगी, गंदगी हो गई होगी, स्वीपर हड़ताल पे चलेगा होगा, तमाम बातें हैं कहने के लिए और अपना जवाब रखने के लिए। क्या ये भी हो जाएगा कि पूरे अस्पताल में पानी ना आए? ये तस्वीरें देखिए और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हो पानी पिया अच्छा ही देन हो है हो पानी पिया अच्छा ही देन हो है हो पानी पिया अच्छा ही देन हो है क्या समस्या है? पानी नहीं आ रहा पीने वाला। और कहीं पानी की व्यवस्था है अस्पताल में? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। दुर्गीपुर में रहते हैं। क्या बता रहे हैं? पानी कहीं ना है ना, इसमें है ना, उधर ना लगा, वो भी बेकार है। अच्छा, ये भी बेकार। हाँ बताओ। अस्पताल के अंदर कहीं पानी नहीं है? कहीं नहीं पानी। अब अंदर जो हो तो अंदर हुआ कहाँ बाहर में। आप कहाँ से आए हो? बनवास में। दवाई लेने आए थे? क्या नाम है तुम्हारा? परसराम। कहाँ आए थे दादा आप? दवाई लेने। यहाँ आप आरओ के पास आए थे, क्या करने आए थे? पानी मिला? आरओ में पानी नहीं निकल रहा? कहाँ से आए हो आप? बहरवा से। क्या नाम है आपका? राम सेवा। हो पानी पिया अच्छा ही देन हो है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भाई ये वाटर कूलर से पानी नहीं, ये सीतापुर की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो उस पानी की तरह सूख चुकी हैं। जो हैंडपाइप दिख रहा था उसमें अब किसी को ये उम्मीद नहीं है कि अब इसमें पानी आएगा और यहाँ की व्यवस्थाएं सही होंगी। हम लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अपने आप को बहुत विकासशील विकसित देश की श्रेणी में डालते हैं और डालना भी चाहिए। हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं, लेकिन मैं माफ़ी के साथ चाहूँगा अगर ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं विश्व गुरु को मिल रही हैं, विश्व गुरु होने वाले देश को मिल रही हैं, तो मुझे बहुत कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा विश्व गुरु देश मुझे नहीं चाहिए, जहाँ पर आज़ादी के लगभग 80 सालों बाद भी हम आज भी अपनी मूल व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर परेशान हैं। हम लगातार ये बात करते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवा, पढ़ाई, इन सब चीज़ों पर फोकस करें, लेकिन घूम फिर के रोज़ एक मुद्दा, रोज़ एक वीडियो, रोज़ एक नए तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। ये सिर्फ एक ज़िला है, अगर बात अलग अलग ज़िलों की भी की जाए तो तमाम ऐसी खबरें हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आपको देखने को मिलती। कहीं फर्श पे इलाज होता है तो कहीं पर मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो तमाम चीज़ें हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़े हैं, एक्स
डीजीएमई हैं यूपी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अविरल मलिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुमताज़ आलम है, नेता सपा। नाहिद अकील जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। दीपक गुप्ता सीतापुर से हमारे संवाददाता हैं। दीपक, पहले तो आप ही के पास आएंगे। लगभग 4 दिन से आप ये पूरी खबरें देख रहे हैं और 4 दिन से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, और लगातार लोग वीडियो वायरल होने के बाद ना प्रशासन वहाँ का डीएम साहब ही कुछ कर लें, सीएमओ सीएमएस कुछ कर लें, और जिला अस्पताल के ही सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि जहां एक और प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य महकमे को लेकर के स्वास्थ्य दावे करती है, स्वास्थ्य को सुधारने के स्वास्थ्य विभाग के लाखों दावे किए, वहीं पर सूबे के उप मुख्यमंत्री लगातार आकस्मिक निरीक्षण कर प्रदेश में एक संदेश देना चाह रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों को कि वह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अच्छे से अच्छे जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन सीतापुर के जिला अस्पताल जो है वो बदहाली के आंसू ही बहा रहा है। आपको बीते 4 दिनों में वायरल हुई 3 तस्वीरों से इस कहानी की हकीकत सामने आती दिख रही होगी, जहां एक और तीमारदार और वार्ड बॉय एक बेड के लिए झगड़ते मारपीट करते नजर आते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वहीं उसके अगले दिन ही इलाज के दौरान एक मरीज कमरे में अंधेरे में पड़ा हुआ होता है। उसका भाई इलाज के लिए डॉक्टरों के पास दौड़ता रहता है, लेकिन उसके भाई के इलाज के लिए उस आइसोलेशन कक्ष तक डॉक्टर भी नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं जो तीसरी तस्वीर वायरल हुई उसमें एक मरीज अपने बुजुर्ग पिता को, बुजुर्ग जो था पिता था, उसका बेटा उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, जिला अस्पताल पहुंचता है, जहां पर उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है तो वो आनंद फलन में उन्हें गोद में ही उठाकर अस्पताल के अंदर तक पहुंचाता है। ऐसी स्थितियों में लगातार वीडियो वायरल होने के बाद के न्यूज इंडिया ने खबरों को प्रकाशन किया, दिखाया, प्रसारित किया, जिसके बाद कल एडी स्वास्थ्य विभाग ने देर शाम जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है और उन्होंने दावा किया है कि जो यहाँ पर लापरवाही बरती गई है उसको शासन स्तर पर रिपोर्ट भेजी जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने किसी भी तरह का इस पर कोई कदम नहीं उठाया। दीपक, कल शाम को, कल दोपहर में जब भी निरीक्षण किया और आज ही पानी की समस्या हो गई। पानी की समस्या यहाँ पर ये तो बड़ा ताजुब है कि कल निरीक्षण करके जा रहे हैं अधिकारी और आज ही सारी समस्याएं हो रही हैं। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो फिर उनको गलत रिपोर्ट दी जा रही है, 2 चीजें हैं इसमें। तो फिर जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि पानी की समस्याएं जिला अस्पताल के साथ साथ में जो अन्य सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां भी बरकरार हैं। ताजा तस्वीरें जो आपके साथ साझा हुई हैं वह लहरपुर सीएससी की हैं, जहां पर मरीजों को न तो नल से पानी मिल पा रहा है, न तो वहां लगे वाटर कूलर से पानी मिल पा रहा है। वाटर कूलर तो शोपीस बने हुए हैं, साथ साथ में जो नगर पंचायत ने नल लगाए हैं वो भी पूरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं, जिससे मरीजों को पानी की बोतल खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बहुत लंबे समय से और पूर्व डीजीएमई भी रहे हैं, बहुत करीब से चीज़ों को देखा है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर? ये तो मैं कहता हूं कि लोकल फेलियर है ये पूरा। विशाल जी, ये स्थानीय लेवल पे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे विभाग के वो मंत्री भी हैं, उनकी नियत और नीति पे नहीं, ये नीचे लेवल पे, यानी कि सीएमएस और नीचे जो डाउन पे लोग हैं, वहाँ जेई होते हैं, वहाँ पे वार्ड बॉय होते हैं, वहाँ नर्सेस सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वहाँ और भी जिम्मेदार होते हैं। ये कतई घोर लापरवाही है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। और ये कंटिन्यूअस जो मॉनिटरिंग है, हमारे डीएम मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, एसडीएम नहीं कर सकते। ये हमारे सीएमओ कहाँ है, सीएमएस कहाँ है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कहाँ है, मेडिकल ऑफिसर्स कहाँ है, नर्सिंग के कहाँ, ये सारा पूरा अमला है विशाल जी। इनकी मॉनिटरिंग में कमी है, सरकार के पास फंड से कमी नहीं, मगर मंत्री जी या सीएमओ या सीएमएस विशाल जी हैंडपंप नहीं ठीक कर रहे हैं। नीचे वाले क्या कर रहे हैं, ये जेई क्या कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि पूरी नीचे लेवल पे शिथिलता है। हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बॉस संसाधन मुहैया कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, अस्पताल की प्रशासन की है। मेरे हिसाब से, मैं चूंकि महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा भी रहा हूं प्रदेश का, तो मैं कह सकता हूं, मैं जब यहाँ एलआरआर हॉस्पिटल कानपुर में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है, बाय द वे मैं उसका प्रमुख अधीक्षक भी रहा हूं करीब 3 साल। मैंने नियम बनाया था कि आज मैं अगर हैलट में करूंगा तो कल कार्डियोलॉजी में करूंगा, कल चेस्ट में करूंगा। कहने का तात्पर्य, हमारी शैली जो थी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, राउंड, एक्शन, रिवेल्युएशन, फिर एक्शन, एक एक चीज की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। देखिए, रोगी आता उसको पानी ना मिले, बड़े शर्म की बात है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये क्या कहते हैं, हमारा जो समाज वाला जो है, ये वेल्थ कहते हैं, जैसे ये एक क्या कहते, समाज सेवी सरकार है, और इसमें स्थानीय लेवल पे गड़बड़ी करके इससे बड़ी
शासन प्रशासन पे आंच आती है, और गलती केवल नीचे की है विशाल जी। छोटे छोटे जो और लोग जेई हैं, सुपरवाइजिंग बाबू है, सुपरवाइजर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, पूरा अमला है। इसके अलावा इनको देखना है। मैं तो कहता हूं जो जिम्मेदार, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, और फिर कोई सोच सिफारिश नहीं चलना चाहिए। क्षमा कीजिए, मैं तो बड़ी पोस्ट पे भी रहा हूं। राजनीतिक दबाव, अगर मैं किसी नर्स के खिलाफ एक्शन लेता हूं, किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेता हूं, तो 10 फोन आ जाते थे। लेकिन संयोग बस मैं मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी की सुनता नहीं था, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, और तीनों बिल्कुल। सरकार में मुखिया रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य ये ऊपर से नहीं, ये नीचे लेवल, जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के हमारे जिम्मेदार हैं, उनकी लापरवाही है, उनकी मॉनिटरिंग की कमी है, और उन पे जिम्मेदारी तय होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। पानी नहीं, एम्बुलेंस नहीं, दवा नहीं, मतलब मुझे खुद शर्म आती है। और विशाल जी, मुझे दुखी नहीं, दर्द भी होता है। मैं इस विभाग का जो चिकित्सा शिक्षा, एक्चुअली ये शिक्षा स्वास्थ्य है, उसका मैं प्रमुख भी रहा हूं प्रदेश का। तो ये नहीं बिल्कुल होना सर, चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इन पर भी थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे यहाँ रुकते, छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुक करते हैं डॉक्टर अविरल मलिक का, भाजपा से प्रवक्ता हैं। अविरल जी, अगर बात की जाए, जब सरकार बनती है तो बहुत ही तेज एक्शन होता है किसी विभाग में। वो विभाग था स्वास्थ्य विभाग। सबसे पहला जहां छापा पड़ता है वो होता है केजीएमयू। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे मुंह में मास्क लगा के जाते हैं, और फिर वो कुछ समय तक के लिए बंद हो जाता है। फिर बीच में एक जिला आता है रायबरेली, जहां पर वो जाते हैं, एक्शन मोड पर दिखते हैं और तड़ातड़ कार्रवाई करते हैं, और फिर उस चीज़ पर ब्रेक लग गया। आप समझिए कि जिस तरीके की तस्वीरें हैं, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 3 तस्वीरें, पानी सीएससी में नहीं है, लाइट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है, तीमारदार मारपीट कर रहे हैं। उन लोगों पर एक्शन कब, जो इसके जिम्मेदार हैं? सीधा सवाल। अविरल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आप स्पष्ट आवाज आ रही है। आप जी, मेरा सवाल है कि भाई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहुत सारे उन्होंने छापे मारे, लेकिन जब वो छापे मारते हैं तो हफ्ते 10 दिन चीज़ें ठीक रहती हैं, कोई खबर नहीं आती, कोई कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है क्या मेन लोगों पर एक्शन नहीं हो पा रहा है? कोई लोग छूटे जा रहे हैं जो सरकार की छवि धूमिल करना चाहते हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी त्रिपाठी साहब ने बताया, इस विषय को क्लियर एक प्रकार से इन्होंने किया। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार एकदम क्लियर है इस विषय को लेकर। जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है वो भी सबको मालूम है। अगर कहीं लापरवाही होती है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं किसी प्रकार की चूक रह जाती है, तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जहां तक बात है निचले स्तर की, निचले स्तर पर जो हो रहा है उस विषय पर जैसे ही मामला संज्ञान में आता है, तत्काल प्रभाव से एकदम कार्रवाई की जाती है। लेकिन जहां तक अस्पताल की बात है, तो ये बहुत ही दुखद विषय है, निंदनीय विषय है, और निश्चित रूप से अगर ऐसी घटना कहीं भी घटित होती है तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति जो भी इसमें दोषी होगा उसको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल, ये तो आप मुझे लगता है रटा रटाए जवाब है, हर बार आप ये दे देते हैं। अगर मैं पिछली 5 डिबेट प्ले कर दूं तो कोई ये नहीं कहेगा अविरल जी कोई ये नहीं कहेगा कि आज आप नई डिबेट में हैं। भ्रष्टाचार, एक्शन, ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरा जानने का मतलब है कि अगर डिप्टी सीएम लगातार खुद जाके मोर्चा ले रहे हैं, अगर डिप्टी सीएम लखनऊ से उठ के आस पड़ोस के जिलों में जा रहे हैं, तो जिले में मौजूद सीएमएस सीएमओ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं कहीं? ऐसी कौन सी व्यस्तता है उनके पास? सरकार उनसे भी तो रिपोर्ट मांग रही होगी ना। जी देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को जो भी इसमें दोषी होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की,
हम जब चुनाव लड़ते हैं तो इसी मुद्दे पर लड़ते हैं, और जब सरकार में जीत कर आते हैं तो इसी मुद्दे बेटी के मेडिकल से आधार ले लो पर हम जाके, कार्य वो समझा करते हैं। देगी। कहीं भी किसी भी विभाग में, किसी भी और स्तर पर, चाहे वो जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और कोई अधिकारी, कोई स्टाफ अगर लापरवाही करता है, कोई चूक करता है, तो कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। बिल्कुल, आपने दो शब्द बताया ना, अधिकारी और स्टाफ। अधिकारी बसता है, स्टाफ पे कार्रवाई होती है। वार्ड बॉय को नाप दिया, जांच बैठा दी और चिड़िया बैठा के उन्होंने काम कर दिया। चलिए, नाहिद अकील जी हैं, मेडिकल के क्षेत्र में समाज से जुड़े बहुत एनजीओज को देखती भी हैं और बहुत सारी लोगों की मदद भी करती हैं। नाहिद जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आपका रुख, सीतापुर की घटना को लेकर आप क्या कहेंगी? ओवरऑल जरा बताइए। देखिए, त्रिपाठी जी को भी सुना और बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कौन है जो योगी जी की छवि को धूमिल करना चाहता है। योगी जी को कभी कहना पड़ता है कि महिलाओं के मुद्दे में अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, तो कभी स्वास्थ्य के मुद्दे पे कहते हैं कि ये होगा वो होगा। अरे भाई, सरकार उनकी है, निचले पायदान पे अगर काम नहीं हो रहा है तो हम तो पूछेंगे सरकार से ना। भाई, हम लोग स्वास्थ्य कमेटियों में जाते हैं, बैठते हैं मीटिंग में, एक समोसा मिल गया, चाय मिल गई, 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। तो समोसे चाय की मीटिंग होती है, उसमें मुद्दे तो आने ही नहीं पाते हैं। स्वास्थ्य कमेटी की मीटिंग है, सीएमओ ऑफिस का से लेटर आता रहता है, मैडम आ जाइए, स्वास्थ्य की मीटिंग है। तो सवाल ये पैदा होता है, सीएचसी, पीएचसी और जनपद स्तरीय हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, किसी में भी कभी भी आप औचक निरीक्षण ना कीजिए, रूटीन वे में आप जाइए तो स्थितियां क्या रहती है। आपको शौचालय गंदा मिलेगा, जहां मरीज बैठते हैं वहां चादर गंदी मिलेगी। कभी कभी तो अभी जहांगीराबाद में एक छत गिर गई थी स्कूल की, 40 बच्चे एडमिट हुए, कहीं चादर ही नहीं मिलती है बेड पे कि चादर बिछा दिया जाए। जब हम लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं, तब फटी फटी चादरें मिल जाती हैं। तो ये बजट कहाँ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 3 लेयर होती है किसी भी महकमे में, खास तौर से हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, सबको देखने वाले लोग होते हैं, सब मैनेजमेंट का निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं। ये सारी बातें तो सीएम तक जानी ही नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद जिले का मुखिया डीएम होता है, वो विजिलेंस कमेटी में भी हम लोग बैठते हैं, उसमें भी आता है 70 विभाग सारी अपनी अपनी फाइलें लेकर के। तो काम तो करो, काम जब करेगा ही नहीं कोई तो जनता तो भुगतेगी। जनता तो, गरीब जनता जाती है सरकारी अस्पताल में, बड़े लोग तो सहारा में, विधानता में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। परेशान तो हम जैसे लोग हैं जो आयुष्मान कार्ड लेके घूम रहे हैं, लेकिन इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा। इलाज हो रहा है तो वहाँ बिजली नहीं है। मुमताज़ भाई बहुत देर से बैठे हैं। मुमताज़ भाई, आपके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे अहमद हसन, आपकी सरकार में बहुत जेंटल और बहुत ही स्ट्रिक्ट मंत्रियों में उनकी गिनती थी और बहुत तेज एक्शन लेते थे। वीरेंद्र त्रिपाठी सर भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक्शन था, और वो एक एक अस्पतालों का निरीक्षण, 2-3 निरीक्षण मैंने उनके देखे हैं, तुरंत एक्शन लेते थे। आज भी उप मुख्यमंत्री जी के पास है, लगभग वैसा ही काम हो रहा है, लेकिन नीचे अधिकारी बात नहीं मान रहा। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी सर, सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। बाय द वे, मैं स्वर्गीय अहमद हसन जी के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य भी रहा हूं 2010 से लेकर के 14 तक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, महामाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर, सत्तरपुर, टांडा। जी, मैं आके फिर बस ये बता। बिल्कुल मुमताज आलम का रुख करूंगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं मुमताज आलम का, सपा नेता है। मुमताज भाई, जो मेरा सवाल था कि आपके यहाँ भी स्वास्थ्य मंत्री मैंने देखे, वो एक्शन मोड पर जिस तरीके से रहते थे लगभग वही है, लेकिन अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। जो मेन चीज़ है कि आप ऊपर से कितना भी पेच कस लीजिए, लेकिन नीचे अगर आपने वासा नहीं लगाया तो नट बोल्ट टाइट नहीं होना है। मुझे तो ये व्यवस्था नज़र आ रही है, और ये हर विभाग का हाल है। ये आपकी सरकार में भी खूब हुआ। अनम्यूट कर लीजिए मुमताज, जिससे हम आपको सुन पाए।
आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही मुमताज। अब आ रही आवाज? अब आई आपकी आवाज। विशाल भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस दौर में, ऐसे माहौल में, इतना जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाने का जो एक अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। हम जनता के मुद्दे उठाते हैं मुमताज भाई, हम जनता की ही बात करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। देखिए विशाल भाई, आज प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। ये तो आए दिन खबरें आती रहती हैं। आप मेरठ मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आप कानपुर मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आप बदायूं के मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, यकीन मानिए वहां जाने के बाद में अगर इंसान का थोड़ा बहुत भी एहसास होगा, थोड़ा बहुत भी दिल में दर्द होगा, तो शायद अपने चाहने वाले को कोई भी उन अस्पतालों में भर्ती नहीं कराएगा जो वहां व्यवस्था है, जो वहां साफ सुथराई है। दरअसल बात क्या है, जो हमारे स्वास्थ्य वाला महकमा देख रहे हैं मंत्री और मुख्यमंत्री जी, उनमें आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कुर्सी को लेकर चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने भी अपने मंत्रालय की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। और मुख्यमंत्री जी को पता है कि हमें सरकार में कैसे आना। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक मुद्दों को उठाया जाए, कभी बुलडोजर को, कभी किसी का घर गिराना, कभी भड़काऊ बातें करना, कभी कुछ मुद्दे करना। इन्हें पता है जनता भोली भाली है, जबकि हमारा सबसे पहला ध्यान हमारे स्वास्थ्य पे होना चाहिए, हमारी शिक्षा पे होना चाहिए। हमारा असल नेता वही होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा पर दे। आप ये अस्पतालों का हाल दिखा रहे हैं, यहाँ पानी तक नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात, हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। उन अस्पतालों में कोई अमीर का बच्चा नहीं जाता, उनमें वो लोग जाते हैं जो बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों में चले जाएं। क्या वजह होती है कि प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बाद में उन डॉक्टरों का व्यवहार बदल जाता है, स्टाफ का व्यवहार बदल जाता है, साफ सुथराई बदल जाती है, सारी चीजें अच्छी हो जाती है। लेकिन वो गरीब आदमी जब वहां जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्हें लाइन लगाकर प्लास्टिक की रस्सी से एक लाइन बनाकर वहां सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। तो इसके लिए निचला स्टाफ नहीं, फिर हमारे जो माननीय त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने सरकार को क्लीन चिट दी। मैं कहता हूँ इसके लिए सरकार दोषी है। अगर सरकार सख्त होगी, सरकार सख्त एक्शन लेगी, तो किसी की मजाल नहीं जो गड़बड़ी कर दे। चलिए अवरल भाई से जवाब लेंगे। अवरल भाई जवाब दीजिए। जी देखिए, जहां तक मुमताज जी के विषय की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने सरकार को टारगेट करने का कार्य किया, इन्होंने कहा विभाग के मंत्री की मुख्यमंत्री से नहीं बनती है, आपस में अनबन की स्थिति जिस प्रकार से इन्होंने बताई, तो इस विषय पर भी राजनीति एक प्रकार से घुसाकर इस विषय में भी ले आए। जिस प्रकार से इनकी जो मंशा है, चाहे वो इनके नेता अखिलेश यादव जी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, ये हर विषय पर राजनीति करते हैं। इन्हें मुद्दों को सामाजिक समस्या के रूप में भी देखना चाहिए। ये केवल उस विषय को एक प्रकार से पॉलिटिकल फेलियर या सरकार के फेलियर की दृष्टि से ही देखते हैं। ये सरकार के ऊपर क्योंकि आरोप लगाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी, जब जितनी कमियां हुआ करती थी, अगर उन कमियों की आज बात कर ली जाएगी, उनका जिक्र कर लिया जाएगा। अवरल आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। प्रयागराज से खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे प्रयागराज, संविधान सम्मान सम्मेलन में होंगे शामिल। मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है कार्यक्रम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। प्रयागराज, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे प्रयागराज। ये बात की गई कि इस दिन जो पार्टिसिपेंट थे, 6 वक्ताओं ने अपनी सर्वसम्मति से ये बात की कि अभी जातिगत जनगणना भारत में होनी चाहिए। सितंबर में सरकार जो जनगणना करवाने वाली है 2011 जो 21 में होनी थी, सरकार की खबर आई है कि वो
प्रयागराज से खबर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे प्रयागराज। मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है यह कार्यक्रम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। और फिर चर्चा का रुख करते हैं, सीधा अवरल मलिक के पास चलेंगे। अवरल अपनी बात को पूरा करें। जी देखिए, जहां तक बात है इस विषय पर राजनीति की, मैं इतना ही निवेदन केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि इस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। किस विषय पे करनी चाहिए? सही करने की बात है, किस विषय पे राजनीति होनी चाहिए? सरकार लगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस देश में किस विषय पे राजनीति होनी चाहिए? मूल समस्याओं की अगर बात ये राजनीतिक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम आपको वोट देते हैं, आपकी पार्टी मुमताज आलम की पार्टी को वोट देते हैं, तो सवाल जवाब आपसे करेंगे। राजनीति हो ही रही है इस मुद्दे पे। और बड़ी बात यह है कि ये स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, बिजली, पानी ये हट गया है। जिन पर राजनीति होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, वो हट के सब कुछ अलग हो गया। अब बताया जा रहा है कि फला पहले बकरी चोरी में जेल गए थे, फला तो भैंस चोरी में गए थे, उनकी भैंस को पुलिस ढूंढती थी, तो यहां पर एसडीएम स्विमिंग पूल बनाता है। अब चर्चा इस पे होने लगी भाई साहब। मूल मुद्दा जो आप लोग कह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव ने उठाया था स्वास्थ्य का। तेजस्वी यादव ने, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई कितना जरूरी है। फिर लोगों को याद, अच्छा हाँ, ये इस पे भी तो राजनीति हो सकती है, इस पे भी तो हम काम कर सकते हैं, ये हम कैसे भूल गए। और आप कह रहे हो राजनीति ना हो। अगर राजनीतिक दल इसकी भी बात नहीं करेंगे, निंदा ही करेंगे, तो निंदा तो होती रहेगी। ये तो हम भी कर सकते हैं। हमें बड़ा खेद है आपको पानी नहीं मिला, हम अगली बार से बोतल में पानी पिला देंगे आपको। अवरेल भाई, चीजें राजनीति, अगर मुमताज आलम राजनीति कर रहे होते तो सरकार में होते। आपको बेहतरी के लिए चुना गया है, आपको ये कहने के लिए नहीं चुना गया कि इस पर राजनीति ना हो। तो किन मुद्दों पर राजनीति हो, जरा बता दीजिए मुझे। कोई 2 मुद्दे बता दीजिए जिन पर राजनीति होनी चाहिए। निश्चित रूप में आपने कहा सड़क के विषय पर होनी चाहिए, बिजली के विषय पर होनी चाहिए, पानी के विषय पर होनी चाहिए, शिक्षा के विषय पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य के विषय पर होनी चाहिए। लेकिन अगर इन विषय पर ये राजनीति करना चाहते हैं तो इस सूबे में इनकी भी सरकार रही है, इसीलिए फिर तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने कितना किया, इसी सरकार ने इनके कार्यकाल में कितना किया। और रही बात तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो तेजस्वी यादव को चारा घोटाला भी बता देना चाहिए, और अपने कार्यकाल के दौरान जितने माफियाओं को बढ़ावा लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था, वो भी तेजस्वी जी को कृपया करके बता देना चाहिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन चीजों की बातें करके पब्लिसिटी बताएंगे तो अनम्यूट कर देना, जननायक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन धरातल पर कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें प्रोत्साहित हर विषय में करती है, उनकी सराहना करती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कार्य जनता के द्वारा जिस प्रकार से किया जाता है वो सबको मालूम है, लेकिन तेजस्वी यादव को हराने का काम भी जनता नहीं किया। बिल्कुल, आप सबको रोकेंगे। देवबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देवबंद से आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल वैन पर बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। छात्रों की छुट्टी के बाद घर छोड़ने जा रही थी वैन। स्कूली वैन में करीब 20 छात्र सवार थे। कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल स्टाफ और परिजन कोतवाली पहुंचे।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की। एक्चुअली ये जो घटना है कुछ ऐसी रही जिसका हमें भी कोई जानकारी नहीं मिली। बाहर के कुछ बच्चे थे और अज्ञात बच्चे ने उधर से जो हमारा ड्राइवर है मकबरा रोड पर जैसे उस पर पहुंचा, वो जो रजभाई की पुलिया है वहाँ पे 2 बाइक सवार आए, एक स्प्लेंडर थी और एक बुलेट का है, और सीधे बस एक सामने से फायरिंग करी और इसकी बस की दोनों साइड से फायरिंग करते हुए जिसमें से दूसरी गोली लग गई उसमें कंडक्टर वाली विंग। स्कूल वैन में कितने बच्चे थे? 18 से 20 बच्चे थे और शुक्रवान है कि बस ईश्वर का शुक्र है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ। हालांकि ड्राइवर की और जो हमारे जो कंडक्टर उसकी बहुत समझदारी रही है। उन्होंने सीधे बच्चों को गाड़ी में लेटा दिया। गाड़ी उन्होंने रोकने की कोशिश करी गुंडों ने, लेकिन गाड़ी लेके नहीं, वो सीधा फिर दोहालेड़ी गांव में पहुंच गया। उसकी बहुत सूझबूझ रही है ड्राइवर की और हमारे। रजवाए पार करा कल में बस बुलेट वाला मोटरसाइकिल वाले थे, उन्होंने जो फायर खोल ली। कितने फायर करे? 2 फायर हुए और डट्टा बांध रखा था दोनों ने। पीछे से करे? सामने से, एक साइड से, एक बिल्कुल सामने से। कितने लोग थे फायर करने वाले? 2-3 बुलेट पे थे, 2 मोटरसाइकिल पे थे। कोई पहचान हुई किसी? कोई पहचान नहीं, डट्टे बांध रखे थे बस। तो इसमें कोई टेररिस्ट कुछ नहीं नहीं दिया है, खाने में एप्लीकेशन दी इसने? कर रहे काम पर चल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन त्यागी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी घटना है, स्कूली बस पर फायर क्यों किया गया, क्या कुछ मामला कुछ पुलिस ने बताया होगा? बिल्कुल बात करूं विशाल, जिस तरीके से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती है, क्योंकि बच्चों से भरी स्कूल के बच्चों से भरी गाड़ी पर फायरिंग की जाती है। एक तरीके से आतंकवादी हमला इसको कहा जाएगा, क्योंकि दवा ताबड़तोड़ फायरिंग बस पर की गई। 20 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अगर किसी बच्चे को गोली लग जाती तो कितना बड़ी घटना ये हो सकती थी, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन पुलिस मामले की जांच की बात जरूर कह रही है। स्कूल की गाड़ी पर फायरिंग होती है, छोटे बच्चे थे, 10 से 12 साल के बच्चे थे, छोटी क्लास के बच्चे थे। गोली चलाने का बदमाशों का क्या मोटिव था, ये बड़ा सवाल है, जिसको लेकर अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने अभिभावकों में भी एक डर की भावना पैदा की है। जी बिल्कुल, अगर प्रशांत बात की जाए जिस तरीके से जो स्कूली वैन में 20 छात्र बताए गए थे, क्या उनके घायल होने की कोई सूचना है? फायरिंग में कोई भी बच्चा हताहत नहीं हुआ है, सब सुरक्षित हैं। लेकिन बच्चों को वैन की जो स्कूल की गाड़ी थी उसमें अंदर उनको कहा गया कि आप अंदर पड़ जाइए। कहीं ना कहीं कभी फायरिंग दोबारा से गोली बदमाश उस पर गाड़ी पर गोली चलाए तो बच्चों को कई किलोमीटर तक गाड़ी में पड़ा के अंदर, यानी कि बिल्कुल उसकी आड़ में अंदर बाहर निकाला गया है गांव से। तो कहीं ना कहीं बड़ी ये घटना है और बड़ी खतरनाक ये घटना मानी जा रही है। बच्चों पर फायरिंग, स्कूल के बच्चों की गाड़ी पर फायरिंग होना तो अपने आप में एक कानून व्यवस्था को भी सीधी सीधी चुनौती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूल वैन पर बदमाशों ने गोली चलाई। और फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 4 दोस्त डूबे। 2 गोताखोरों ने बचाया, 2 दोस्त अभी भी लापता। दो गोताखोरों ने बचाया, 2 दोस्त अभी भी लापता। घर से बिना बताए गए थे नौबस्ता घाट में स्नान करने।
2 गोताखोरों ने बचाया और 2 दोस्त अभी भी लापता। फतेहपुर से खबर, गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 4 दोस्त डूबे। घर से बिना बताए गए थे नौबस्ता घाट में स्नान करने। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, अगर बात की जाए तो 4 दोस्तों के डूबने की खबर है, 2 गोताखोरों ने बचा लिया है और 2 अभी भी लापता हैं। महेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सवाल अपना बनाए, मैं सुन लेता हूं। 2 दोस्त अभी भी लापता हैं, क्या कुछ कहना है पुलिस का? जी देखिए, पूरे मामले के 4 दोस्त थे, चारों गंगा में पानी है और यहाँ पे समझ 2 दोस्त वहाँ पर डूब गए। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के जरिए उन दोनों 2 युवकों को तो बचा लिया गया और इसके बाद दो जो है बराबर करने के लिए गोताखोरों की टीम लगी हुई है। पुलिस मौके पर है, बाकायदे रेस्क्यू किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश सिंह, तमाम जानकारी। और सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं, चाहे ये बढ़इयों का नेटवर्क हो, मूछियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो। इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई, हाथ मिलाने से पता लग जाता है। आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है हवा निकल जाती है। मैंने किया है, तो जैसे पकड़ता है ऐसे लगता है कि भैया 10-15 लोगों ने पकड़ लिया। आप बढ़ई का हाथ पकड़िए, उसमें दिख जाता है। और फिर मैंने मोची भाई से बात की और मैं जो सिस्टम में काम करते हैं उनसे भी बात करता हूं, तो मुझे अंदर से दिखता है, बाहर से भी दिखता है। तो फिर जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे एक बात याद आई। यूपीए की सरकार थी और स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीए के सरकार ने शुरू किया। मतलब उसमें एक नए व्यक्ति को चीफ बना और उन्होंने मुझसे टाइम मांगा, तो मैंने कहा मिल लेता हूं। तो आए, टाटा कंपनी के लिए काम करते थे, आए बैठे और उन्होंने मुझे, इंजीनियर थे शायद, उन्होंने मुझे हिंदुस्तान की जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में उन्होंने बोला। मैं सुना, आधा घंटा बोले कि हम आईटीआई बनाएंगे, आईटीआई में लोगों को ट्रेनर बनाएंगे। ये पूरा उन्होंने डिस्कशन किया, मैं सुन रहा था। और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए, आप आईटीआई में ट्रेनर लाते हो, वो बढ़ई को कारपेंट्री सिखाता है, प्लम्बर बनाता है, मगर आपने एक बात कभी सोची? कहते क्या? कि आप कह रहे हो स्किल डेवलपमेंट, मगर हिंदुस्तान में स्किल की तो कोई कमी नहीं है। मतलब आप आईटीआई में बढ़ई तैयार कर रहे हो,
महाराज चौंक गए। मतलब मैंने कहा मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपको नाइट ट्रेन करने हैं, आप सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए और उत्तर प्रदेश के हर नाई को कह दीजिए, देखिए भैया आप गुरु हो, आप शिष्य लो, उनको तैयार करो, अपनी दुकान में तैयार करो और फिर उनको सर्टिफाई करो। अगर आपके जो शिष्य हैं सर्टिफाई हो जाएंगे, आपको हम 100, 200, 500, 1000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। मतलब जो स्किल का नेटवर्क है उसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल चुप हो गए। मतलब मुझे देख रहे थे कि ये मतलब व्यक्ति पागल है, इसको क्या हो गया। मतलब अब आईटीआई में, अच्छा मजे की बात बताऊं, ये जो हमारे कोची भाई हैं, इन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मोदी जी ने नया प्रोग्राम शुरू किया, मुझे वहां बुलाया, मैं गया और फिर मुझे कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। राहुल जी मैं तो 40 साल से मोची का काम कर रहा हूं। तो मैं वहां गया, वो जो उनका ट्रेनर था उसको मैं सिखा के आ गया। तो बात क्या है, चाहे नाई हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, मोची हो, किसान हो, नॉलेज इनके हाथ में है। मगर सिस्टम इनसे कोई बात ही नहीं करता। सिस्टम दूसरे डायरेक्शन पे चल रहा है। आपने आईटीआई बना दी, हमारी सरकार ने बनाई, मगर उसका जो नॉलेज सिस्टम है उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने नाइट ट्रेन करने हैं, मान लो आपने हिंदुस्तान में 10 लाख नाई ट्रेन करने हैं, आप हिंदुस्तान के नाइयों को पकड़ो और कहो भैया आप ट्रेन करो। 6 महीने में 10 लाख नाई आपके सामने आ जाएंगे और कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा मगना। तो हो क्या रहा है, गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी 1 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है, ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में मान लो हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। 1 सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे भैया दुनिया में, और कहते भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई और थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए ये सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए
ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आइडिया ये है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, ये मेरा विजन नहीं है, ये पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष हैं और इसी एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे, प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी जी का, अविरल मलिक जी का, मुमताज़ आलम जी का, नाहिद अकील जी का और दीपक गुप्ता जो हमारे संवाददाता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में तक देखते हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।